हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका वीएसएम क्लासेस में। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वांटम फिजिक्स। और आज हमारा क्वांटम फिजिक्स का पहला लेक्चर है। तो आज हम देखेंगे क्वांटम फिजिक्स का थोड़ा इंट्रो और उसकी हिस्ट्री के बारे में। क्वांटम फिजिक्स की बेसिकली हमें जरूरत क्यों पड़ी? जब हमारी क्लासिकल थ्योरी फेल हो गई, क्लासिकल थ्योरी कुछ फिनोमिनन को एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी, वहां पे फिर हमें क्वांटम फिजिक्स इंट्रोड्यूस हुई और हमारे क्वांटम फिजिक्स की जरूरत पड़ी। सबसे पहले रिलेटिविस्टिक डोमेन। रिलेटिविस्टिक डोमेन मतलब आइंस्टीन ने जो अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी थी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, वो क्लासिकल थ्योरी जो थी वो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाई। क्लासिकल फिजिक्स से हम थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी न्यूटन्स लॉ को ओबे नहीं करती। न्यूटन्स लॉ से हम इसे वेरीफाई नहीं कर सकते। तो इट मीन्स यहाँ पे हमारी क्लासिकल थ्योरी फेल हो गई। तो अब हमें क्वांटम फिजिक्स की यहाँ पे जरूरत पड़ी और क्वांटम थ्योरी हमने अप्लाई की। सेकंड, माइक्रोस्कोपिक डोमेन्स। माइक्रोस्कोपिक डोमेन्स, माइक्रोस्कोपिक डोमेन्स में भी हमारी जो है क्लासिकल फिजिक्स फेल हो गई थी। क्लासिकल फिजिक्स से हम बहुत सारे फिनोमिनन जैसे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस, एटॉमिक स्टेबिलिटी, इनको हम क्लासिकल थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं कर सकते थे। क्लासिकल फिजिक्स के लॉज यहाँ पे वैलिड नहीं थे। तो इसके लिए भी हमें क्वांटम फिजिक्स की जरूरत पड़ी और क्वांटम फिजिक्स का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ। चलिए अब एक बार इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री देख लेते हैं कि किस किस तरीके से अलग अलग साइंटिस्ट ने अपनी अपनी व्यूज दिए। तो इसमें सबसे पहला नाम आता है न्यूटन्स का, आइजैक न्यूटन। जब तक क्वांटम फिजिक्स नहीं आई थी उस टाइम पे भी कुछ एक स्टडी हो चुकी थी, कुछ एक डिस्कवरी हो चुकी थी लाइट के बारे में। क्या क्या कि लोगों को पता चल चुका था कि लाइट जो है एक स्ट्रेट लाइन में मूव करती है। क्यों? क्योंकि पहले भी लाइट से ऑब्जेक्ट्स की शेडो बनती थी, तो उनसे उन्हें पता चला कि लाइट जो है स्ट्रेट लाइन में मूव करती है। उन्हें लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में पता था कि जब लाइट एक सरफेस पे टकराती है और वहां से रिफ्लेक्ट होती है तो वो जिस एंगल पे इंसिडेंट हुई उसी एंगल से वो रिफ्लेक्ट होती है। और उन्हें पता था कि जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तब लाइट थोड़ी सी बेंड होती है। तो ये और अलग अलग कलर्स के बारे में भी डिस्कवरी हो चुकी थी। उस टाइम तक ये 4 डिस्कवरी हो चुकी थी। तो उसी टाइम पे न्यूटन्स ने अपना क्या दिया, पार्टिकल्स मॉडल ऑफ लाइट दिया। न्यूटन ने पार्टिकल मॉडल ऑफ लाइट दिया। पार्टिकल मॉडल ऑफ लाइट में उन्होंने क्या बताया है कि लाइट जो है पार्टिकल नेचर शो करती है, और इसको उन्होंने बड़ी आसानी से एक्सप्लेन भी कर दिया अपनी क्लासिकल फिजिक्स से। किस तरीके से एक्सप्लेन किया? स्ट्रेट लाइन का उन्होंने कहा कि जब तक पार्टिकल पे कोई अनदर फोर्स नहीं लगेगा तब तक वो स्ट्रेट लाइन में मूव करता रहेगा। ठीक था ये न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग। और रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में उन्होंने एक बॉल का एग्जांपल लिया और उन्होंने बताया कि जब हम बॉल को किसी दीवार पे हिट करते हैं तो वो भी ऐसे रिफ्लेक्ट होती है, उसी तरीके से ये पार्टिकल्स भी रिफ्लेक्ट होते हैं और सेम एंगल पे रिफ्लेक्ट होते हैं। इसी तरीके से उन्होंने बेंडिंग के बारे में बताया कि लाइट बेंड क्यों होती है, क्योंकि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो मीडियम के पार्टिकल उसे अट्रैक्ट करते हैं और वो उससे थोड़ी सी बेंड हो जाती है। कलर्स के बारे में उन्होंने बताया कि अलग अलग पार्टिकल्स अलग अलग कलर्स कॉज करते हैं। अलग अलग कलर्स के बारे में उन्होंने बताया कि अलग अलग पार्टिकल का अलग अलग कलर होता है। तो यहां से वेरीफाई हो गया, सभी क्या मानने लग गए कि लाइट जो है पार्टिकल नेचर शो करती है। लेकिन उसी टाइम पे हाइजीन्स, क्रिस्टियन हाइजीन्स ने कहा कि जो लाइट है वो वेव नेचर शो करती है। उन्होंने वेव फ्रंट्स की हेल्प से इसे एक्सप्लेन भी किया। वेव फ्रंट के कंसेप्ट से उन्होंने रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और ये जो स्ट्रेट लाइन में मूव करती है सब कुछ एक्सप्लेन किया। और कलर्स के बारे में उन्होंने बताया कि अलग अलग वेवलेंथ अलग अलग कलर्स शो करती है। ये भी ठीक था, लेकिन उस टाइम पे न्यूटन की बात को ज्यादा मान्यता दी गई और न्यूटन की बात को मान लिया गया और इन्हें नकार दिया गया। इनकी बात को किसी ने माना नहीं।
तो कई सालों तक सभी यही मानते रहे कि जो लाइट जो है पार्टिकल नेचर शो करती है। लगभग 150 सालों तक लोग यही मानते रहे कि लाइट जो है पार्टिकल नेचर शो करती है। उसके बाद आते हैं थॉमस यंग। थॉमस यंग ने अपना एक एक्सपेरिमेंट दिया जिसे नाम दिया गया यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। उन्होंने उसमें बताया, यहीं से प्रूफ हुआ कि लाइट जो है वो वेव नेचर भी शो करती है। उन्होंने क्या कहा कि जो दो स्लिट से हम लाइट को पास करवाते हैं तो उन्होंने नोटिस किया कि हमें इंटरफेरेंस फ्रिंजेस मिल रही है, अल्टरनेटिव डार्क अल्टरनेटिव ब्राइट, ऐसे हमें फ्रिंजेस मिल रही है। तो वो कैसे मिल रही है, उन्हें उस टाइम तक तो कुछ पता नहीं था। और उन्होंने ये भी देखा कि जब हम किसी एक स्लिट को बंद कर देते हैं, ऑफ कर देते हैं, सिर्फ एक स्लिट रखते हैं, तब तो उन्हें सेंट्रल मैक्सिमा मिल रहा है, उसके बाद मिनिमम होती जा रही है। और जब किसी एक को बंद करते हैं, लेकिन जब दोनों को वो ओपन रखते हैं तब उन्हें अल्टरनेटिव डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस मिल रही है। तो उन्होंने सोचा कि क्या ये न्यूटन के पार्टिकल मॉडल से एक्सप्लेन हो रहा है, लेकिन नहीं, ये कंडीशन जो अल्टरनेटिव डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस मिल रही थी, ये न्यूटन का पार्टिकल मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो इसे एक्सप्लेन किया गया बाय वेव नेचर से। इसी के बाद से यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से ही प्रूफ हुआ, सबसे पहले यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से प्रूव हुआ कि जो लाइट जो है वेव नेचर भी शो करती है। तो यहाँ से सभी फिर क्या मानने लगे कि लाइट जो है वो वेव नेचर शो करती है, वो पार्टिकल नेचर शो नहीं करती। क्यों? क्योंकि अगर लाइट पार्टिकल नेचर शो करेगी तो हमें ये फ्रिंजेस नहीं मिलेगी, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, लेकिन एक्चुअल में हमें फ्रिंजेस मिल रही थी। तो इट मीन्स क्या था कि लाइट जो है वो वेव नेचर शो करती है। यहाँ से प्रूफ हो गया। इन्हीं के फेवर में कुछ एक्सपेरिमेंट्स और कुछ साइंटिस्ट ने और किए, जैसे कि फ्रेस्नेल, फ्राउनहोफर डायफ्रैक्शन, वो इसी बात को शो करते हैं कि लाइट जो है वो वेव नेचर शो करती है। इसके बाद मैक्सवेल ने भी इन्हीं को बताया, उन्होंने स्पीड ऑफ लाइट भी बताया कि सी के इक्वल होती है, ये भी फाइंड आउट किया 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और उन्होंने भी यही कहा कि लाइट जो है वो वेव नेचर को शो करती है। उसके बाद आता फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जहां से फिर से कंफ्यूजन हो गई कि लाइट जो है वेव नेचर शो करती है या फिर पार्टिकल नेचर। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से पहले एक कंसेप्ट और आ चुका था, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस का। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की ऑब्जर्वेशन तो पहले ही हो चुकी थी, साइंटिस्ट हर्ट्ज ने सबसे पहले इसको ऑब्जर्व किया था, लेकिन उन्होंने इसे एक्सप्लेन नहीं किया। एक्सप्लेन किया था बाद में अल्बर्ट आइंस्टीन ने। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन का कंसेप्ट आया, उसमें क्या था कि ब्लैक बॉडी रेडिएशंस को हम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे क्लासिकल थ्योरी से। बहुत सारे साइंटिस्ट आए, जैसे कि वेन्स एंड रेले जीन्स, उन्होंने इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश भी की, लेकिन वो उसे पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाए। फिर उनके सभी के रिजल्ट्स को देखते हुए मैक्स प्लैंक ने ब्लैक बॉडी रेडिएशंस को एक्सप्लेन किया, और उन्होंने अपना एक ऑक्सिलरी कांस्टेंट दिया H, और उन्होंने एक स्टेटमेंट भी दी। उन्होंने क्या कहा कि एनर्जी एट द टाइम ऑफ एब्जॉर्प्शन और एट द टाइम ऑफ एमिशन क्वांटाइज्ड होती है। डिस्क्रिएट स्टेट्स में एब्जॉर्ब होती है या एमिट होती है, मतलब पैकेट्स की फॉर्म में एब्जॉर्ब या एमिट होती है, और हर एक पैकेट की एनर्जी होगी h न्यू। जो रेडिएशन है h न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशंस, और h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट। तो यहीं से क्वांटम फिजिक्स ओरिजिनेट हुई, और मैक्स प्लैंक को फादर ऑफ द क्वांटम भी कहा गया। लेकिन उस टाइम पे इनको खुद पर ही विश्वास नहीं था, ये कंसेप्ट इंट्रोड्यूस नहीं हुआ, लेकिन बाद में अल्बर्ट आइंस्टीन ने इसी कंसेप्ट का यूज किया, और उन्होंने एक और स्टेटमेंट दिया कि उन्होंने कहा कि सिर्फ एमिशन या एब्जॉर्प्शन के टाइम पे ही नहीं, हर एक टाइम पे जो रेडिएशंस है, जो लाइट है, उनके वो डिस्क्रिएट होती है, पैकेट्स की फॉर्म में होती है। और उन्होंने उन पैकेट्स को नाम क्या दिया गया, फोटॉन्स। हर एक टाइम पे रेडिएशंस जो वो फोटॉन्स की फॉर्म में होती है, सिर्फ एब्जॉर्प्शन या एमिशन के टाइम पे ही नहीं। और इसी से उन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को भी एक्सप्लेन किया। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करते हुए आइंस्टीन ने अपनी एक इक्वेशन दी, आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, जो थी h nu naught is equals to W naught by h nu is equals to W naught plus हाफ mv स्क्वायर, जहाँ पे हाफ mv स्क्वायर क्या है, जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो रहे थे उनकी काइनेटिक एनर्जी,
डब्ल्यू नॉट क्या है, जिस मेटल सरफेस पे हम लाइट इंसिडेंट करवा रहे थे उसका वर्क फंक्शन, और एच न्यू इंसिडेंट एनर्जी, हम कितनी एनर्जी उस पर इंसिडेंट करवा रहे हैं। न्यू को हम क्या लिख सकते हैं, सी बाय लैम्डा। तो अब यहां से क्या हुआ कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को हम क्लासिकल थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। क्लासिकल थ्योरी से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स वेरीफाई नहीं होते, लेकिन जब हम इसको क्वांटम थ्योरी से एक्सप्लेन करते हैं तब इसमें ये लैम्डा क्या एक वेव कैरेक्टरिस्टिक्स है, बट क्वांटम के अकॉर्डिंग तो हम क्या मान रहे हैं कि जो रेडिएशन है वो पार्टिकल नेचर शो करती है। लेकिन जब हम इसका पार्टिकल नेचर मान के इसको एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स वेरीफाई कर रहे हैं तब हमने देखा कि फाइनल रिजल्ट में एक वेव कैरेक्टरिस्टिक्स आ रही है। अब उसी टाइम पे वो वेव कैरेक्टरिस्टिक्स भी आ रही है, लेकिन जब क्लासिक वेव थ्योरी से एक्सप्लेन करते हैं तो एक्सप्लेन हो नहीं रहा, क्वांटम से इसको एक्सप्लेन करना पड़ता है। तो इसका मतलब यहाँ से उन्होंने आइंस्टीन ने क्या बताया कि जो रेडिएशन है वो ड्यूअल नेचर शो करती है। वो उसी टाइम पे पार्टिकल नेचर भी शो करेगी एक ही टाइम पे, और एक ही टाइम पे वो वेव नेचर भी शो करेगी। यहाँ से फिर ये मानने लगे कि इंटरफेरेंस पैटर्न जो हमें मिला था यंग्स डबल स्लिट का, वहां से माना गया कि ये जो लाइट है वो वेव की तरह एक्ट करती है, लेकिन उसके बाद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से ये प्रूव हुआ कि वो पार्टिकल नेचर भी शो करती है। अब इसके बाद कौन से साइंटिस्ट आए, बोहर्स ने बोहर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम दिया, मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। इसमें उन्होंने क्या बताया कि जो एटम्स हैं वो डिस्क्रिएट एनर्जी स्टेट्स में ही एग्जिस्ट करते हैं, और वो डिस्क्रिएट अमाउंट ऑफ एनर्जी ही एब्जॉर्ब कर सकते हैं और डिस्क्रिएट अमाउंट ऑफ एनर्जी ही एमिट कर सकते हैं। मतलब जो क्वांटाइजेशन कंडीशन मैक्स प्लैंक ने और अल्बर्ट आइंस्टीन ने बताई थी, इन्होंने भी उसी को फेवर किया, और यहाँ से भी क्या प्रूफ हो गया कि जो रेडिएशन है वो एज ए पार्टिकल एक्ट करती है। और इन्हीं के फेवर में एक और साइंटिस्ट आए, कॉम्पटन। उन्होंने कॉम्पटन इफेक्ट से भी शो कर दिया कि रेडिएशन जो है पार्टिकल नेचर शो करती है। कॉम्पटन इफेक्ट में क्या था, उन्होंने क्या लिया, उन्होंने एक इलेक्ट्रॉन लिया और उस पे एक्स रेज स्ट्राइक करवाई, और उन्होंने एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स देखे तो वो सिमिलर थे किसके, जब दो पार्टिकल्स के बीच में कोलिजन होती है उसके। तो इट मीन्स क्या था, इलेक्ट्रॉन तो पार्टिकल है ही, हमें पता है, तो इसका मतलब क्या था कि यहाँ से एक्स रेज में से भी पार्टिकल्स स्ट्राइक हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन पे। तो यहाँ से उन्होंने भी बताया कि जो वेव्स रेडिएशन है वो पार्टिकल नेचर शो करती है। तो अब तक हमारे पास क्या आया, सबसे पहले एक बार इसको समराइज कर लेते हैं। सबसे पहले न्यूटन ने अपना पार्टिकल मॉडल ऑफ लाइट दिया, जिसको हम कॉर्पस्कुलर मॉडल भी कहते हैं, जहां से ये शो हुआ कि लाइट एज अ पार्टिकल एक्ट करती है। उसी टाइम पे क्रिस्टन हाइजीन ने भी कहा कि वे एज अ वेव एक्ट करती है, और उन्होंने प्रूव भी किया था, लेकिन उसको नहीं, उनकी बात को नहीं माना गया, न्यूटन की बात को ज्यादा मान्यता दी गई, और सभी यही मानते रहे कि पार्टिकल की तरह एक्ट करती है। उसके बाद क्या हुआ, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हुआ, वहां से पता चला कि लाइट जो है एज अ वेव एक्ट करती है, और वेव के ही फेवर में ही एक्सपेरिमेंट्स किए फ्रेजनेल, फ्राउनहोफर और मैक्सवेल्स ने, उन्होंने भी यही बताया कि लाइट जो है एज अ वेव एक्ट करती है। उसके बाद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से आइंस्टीन ने बताया कि रेडिएशन जो है पार्टिकल नेचर भी शो करती है और वेव नेचर भी। तो यहाँ से फिर शो हो गया कि रेडिएशन जो है पार्टिकल नेचर भी शो करती है, और उन्हीं के फेवर में बोहर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम भी था और कॉम्पटन इफेक्ट भी था। तो अब तक यहाँ तक हमने क्या देखा कि अब तक ये शो हो चुका था कि वेव जो है एज ए पार्टिकल एक्ट करती है। यहां तक क्या शो हो गया कि वेव एक्ट्स एज अ पार्टिकल। अब इसके बाद आए डी ब्रोगली। उन्होंने क्या कहा कि अगर हर एक वेव एज अ पार्टिकल एक्ट करती है तो हर एक मटेरियल पार्टिकल भी एज अ वेव एक्ट करता है। हर एक मटेरियल पार्टिकल के साथ कोई ना कोई वेव एसोसिएटेड होती है,
और उस वेव को की वेवलेंथ उन्होंने बताई h/p, जहाँ पे h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, और p मोमेंटम ऑफ दैट पार्टिकल। और इस वेवलेंथ को नाम दिया गया डी ब्रोगली वेवलेंथ। उन्होंने जस्ट एक हाइपोथेसिस दिया। उन्होंने कहा कि अगर वेव एज ए पार्टिकल एक्ट करती है तो हर एक मटेरियल पार्टिकल भी एज ए वेव एक्ट करेगा। हर एक मटेरियल पार्टिकल के साथ एक वेव एसोसिएटेड होती है। कई बार हमें वेव दिखाई देती है और कई बार हमें दिखाई नहीं देती। क्यों? क्योंकि उनकी वेवलेंथ छोटी होने की वजह से वो हमें दिखाई नहीं देती। ये सिर्फ एक हाइपोथेसिस था। अब इन्हीं के फेवर में एक्सपेरिमेंट हुए। एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से ये वेरीफाई भी हो गया। डेविसन और जर्मर ने एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने देखा कि एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट में जो डी ब्रोगली की हाइपोथेसिस है वो सच साबित हो रही है। उन्होंने देखा कि हर एक मटेरियल पार्टिकल के साथ कोई ना कोई वेव एसोसिएटेड है और उसकी वेवलेंथ भी जो डी ब्रोगली ने अपनी हाइपोथेसिस में दी है उसके लगभग सेम ही आ रही है। और थॉमस ने भी एक एक्सपेरिमेंट किया। इस तरीके से हमें अब तक हम मान रहे हैं कि जो वेव जो है, जो रेडिएशन है, वो ड्यूअल नेचर शो करती है। वेव नेचर भी शो करती है और पार्टिकल नेचर भी। कुछ एक्सपेरिमेंट से प्रूफ होता है कि ये वेव नेचर शो करती है और कुछ से प्रूफ होता है कि ये पार्टिकल नेचर शो करती है। यहाँ का हमारा हिस्ट्री का पॉइंट यही, हिस्ट्री का टॉपिक हमारा यहीं तक हुआ कंप्लीट। अब आगे इसमें हम नेक्स्ट लेक्चर्स में हम क्या डिस्कस करेंगे, आगे हमें दो चीजें डिस्कस करनी है। वेव एस्पेक्ट ऑफ अ पार्टिकल, वेव एस्पेक्ट ऑफ अ पार्टिकल, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। वेव एस्पेक्ट ऑफ अ पार्टिकल और सेकंड पार्टिकल एस्पेक्ट ऑफ अ वेव। पार्टिकल एस्पेक्ट ऑफ अ वेव मतलब हमें ये शो करना है कि जो वेव है वो एज ए पार्टिकल एक्ट करती है और इसमें हम ये शो करेंगे कि जो पार्टिकल है वो एज अ वेव बिहेव करते हैं। हर एक पार्टिकल के साथ वेव एसोसिएटेड होती है। तो पार्टिकल एस्पेक्ट ऑफ वेव में क्या क्या आ जाता है, एक तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन का कंसेप्ट, उसके बाद जो मैक्स प्लैंक ने बताया था, मैक्स प्लैंक ने अपनी क्वांटम थ्योरी दी थी जहां से क्वांटम का ओरिजिनेट हुई और मैक्स प्लैंक को फादर ऑफ क्वांटम भी माना जाता है। पार्टिकल एस्पेक्ट ऑफ वेव में ब्लैक बॉडी रेडिएशन, मैक्स प्लैंक, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, और क्या जाता है बोहर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम, बोहर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। इन सभी से क्या शो होता है, पार्टिकल एस्पेक्ट ऑफ ए वेव। और इन सभी टॉपिक की वीडियोस हम पहले से अपलोड कर चुके हैं, आप एक बार वो देखना, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वेव एस्पेक्ट ऑफ अ पार्टिकल। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।